मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य लकी राजीव की लिखी कहानी मेरा वाला रंग। लकी पुणे में रहती हैं, कानपुर में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, भरतनाट्यम डांसर हैं, पेंटिंग स्केचिंग करती हैं, ये सब उनके शौक हैं। एक अरसे बाद अपने शहर वापस आना कुछ ऐसा होता है जैसे लंबी बेहोशी के बाद मिचमिचाती हुई आंखें खुलें और समझ ना आए कि मैं कहाँ हूँ। पूरे 2 साल बाद मैं वापस आया था। कितना कुछ बदल चुका था। सड़कें चौड़ी हो गई थीं, होली के लिए सजी दुकानें एक सीध में थीं, एक बड़ा सा मॉल भी दिखा था मुझे रास्ते में। ये मेरा ही शहर था ना। तब तक झटके से कार रुकी और सामने एक आदमी चिल्ला कर बोला, ए देख के गाड़ी चला, भेड़ देगा क्या। उसकी गलती होने के बाद भी वो मेरे ड्राइवर पर चिल्लाता जा रहा था। मैं निश्चिंत हो गया। इतना भी नहीं बदला था मेरा शहर। जैसे जैसे गाड़ी मेरे घर की ओर बढ़ती चली जा रही थी, मेरी यादें फ्लैशबैक की तरह उतनी ही रफ्तार से मुझे लपेट में लेती जा रही थीं। नुक्कड़ की कोने वाली चाय की दुकान अभी भी वैसी ही थी, आधी खुली आधी ढकी। उसके बगल वाली दुकान जहां सुबह 6 बजे से दुपट्टों साड़ियों को रंगने का काम शुरू हो जाता था, वो भी बिल्कुल वैसी ही थी। लाल पीले नीले लहराते सूखते दुपट्टों से लदी हुई। काका आज भी अपने उसी बड़े से काले भगोने में पानी खौलाकर रंग तैयार कर रहे थे। मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। काका 2 पल ठिठके, फिर वहीं चबूतरे से चिल्लाए, अरे विकास बेटा, तुम तो वहीं परदेश के हो गए। चलो इस साल होली पर रौनक हो गई बेटा। काका ने आकर मुझे गले से लगा लिया। मैंने उनके गले लगते हुए बगल वाले उस मकान पर नजर दौड़ाई जिसके लिए कार रुकवाई थी। रंग बिरंगे सूखते दुपट्टों के बीच शर्मा सदन दिख रहा था, जिसने मेरी जिंदगी के सारे रंग छीन लिए थे। कभी ये मकान मेरे सपनों का ठौर हुआ करता था। मैं यहाँ काका के पास बैठा गप्पे लड़ाता रहता था, काका को रंग घोलते देखता रहता था, और बगल वाले उस मकान में छज्जे पर खड़ी मेरी रंगरेज, मेरी चंद्रा मुस्कुराते हुए मुझको देखती थी और मेरी दुनिया रंगीन कर जाती थी। वो यादें, वो छज्जा, वो मुस्कान, सब याद करते ही मन कसैला हो गया था। मैं वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। पता नहीं मैं क्यों यहाँ रुका, क्यों याद करना चाहता हूँ वो सब जिसकी वजह से मैं इतने दिनों तक अपने परिवार, अपने देश से कटा रहा। तब मैं मुंबई में नौकरी कर रहा था जब चंद्रा की शादी तय हुई। जैसे तैसे खुद को संभाल कर एक प्रोजेक्ट के चलते लंदन चला गया था। भागता रहा इधर से उधर, लेकिन कान बंद कर लेने से मन का शोर सुनाई देना थोड़े बंद हो जाता है। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें देखता रहता था, उसकी शादी की, हनीमून की, नए फ्लैट की। फिर एक दिन अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया था। इसी के साथ मन का शोर भी थोड़ा कम हो गया था। मेरे मन में वो एहसास धुंधलाने लगे थे। लेकिन अब वापस इंडिया आकर उसी शहर, उसी गली में आते ही पुरानी यादें हावी हो रही थीं। इससे पहले कि मैं उनमें खोने लगता, कार मेरे घर के आगे रुक चुकी थी। मुझे पता था माँ पापा गेट पर ही मिलेंगे। बड़ी देर लग गई एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में। देखो सूटकेस में मिट्टी लग गई। पापा की पुरानी आदत, जब बहुत भावुक हो जाते थे तो कुछ का कुछ बोलने लगते थे। और माँ रोली चावल का थाल लिए टीका करते हुए एकदम चुप थी। ये माँ की पुरानी आदत थी। मैंने माँ को आगे बढ़कर गले से लगा लिया। घर से दूर बिताए ये 2 साल हम सब के लिए बहुत लंबे थे। घर को एक झटके में छोड़कर दूर चले जाने का फैसला भले ही मुश्किल ना होता हो, लेकिन इस फैसले पर टिके रह पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं इन 2 सालों में जैसे खोखला होकर वापस आया था। एक प्यास लिए वापस आया था और मिलने वाली हर बूंद से तृप्त होता जा रहा था। बाल देखो कैसे रूखे हो गए और मुंह देखो छुआरे जैसा निकल आया है। माँ फूली फूली पूरी खिलाते हुए बड़बड़ाती जा रही थी। मैंने टोका, ऐसे कह रही हो जैसे देखा नहीं कितने दिनों से। हर 2-3 दिन में वीडियो कॉल में तो देखती थी ना। मैंने याद दिलाया तो वो चिढ़कर बोली, अरे सामने से अलग बात होती है। आए बड़े वीडियो कॉल, उसी में खा लेते खीर पूरी। पापा हमारी बातें सुनकर हंस रहे थे। माँ सही कह रही थी। पापा की ये हंसी मुझे वीडियो कॉल में कभी नहीं महसूस हुई।
कितने दिनों बाद मैं अपने कमरे में आकर लेटा था। आंखें झपकने पर आमादा थीं, लेकिन यादें उन पर पानी के छींटे मार कर जगाए रखने पर। मेरी खिड़की से शर्मा सदन का पीछे वाला कमरा दिख रहा था। वही खिड़की, वही ग्रिल, बस वो पर्दे नहीं थे और न उन पर्दों के बीच से झांकता चंद्रा का चेहरा था। कितने तेज गाने बजाती थीं दोनों बहनें, इतनी तेज कि हमारे मकान के बीच की सकरी गली पार करके आवाज मेरे कमरे तक आ जाती थी। मैं चिल्ला उठता था, चंद्रा, नैना, गाना धीमा करो भाई, आसपास लोग पढ़ते भी हैं, सब तुम लोगों की तरह नहीं है। मेरी बात पर गाना तो धीमा कर दिया जाता था, लेकिन बाद में बदला जरूर लिया जाता था। नैना तो मुझसे छोटी थी तो बस मुंह बिराकर रह जाती थी, लेकिन चंद्रा आकर मेरी किताबों में पेन से गुचुर पुचुर कर जाती थी। बड़े पढ़ाकू बनते हो, क्या तीर मार लोगे इतना पढ़ के? और मैं वही पेन छीन कर उसके हाथ पर विकास वेज चंद्रा लिखकर कहता था, अच्छी सी नौकरी करूंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। वो हट कहकर मेरे हाथ पर मारकर भाग जाती और मैं आगे के बारे में बहुत कुछ सोचने लगता था। कितना बेवकूफ था मैं, और कितनी होशियार थी वो। केवल होशियार नहीं, समझदार, प्रैक्टिकल। तभी तो एक बड़े घर में बात शुरू होते ही बड़ी आसानी से विकास वेज चंद्रा की इबारत मिटाकर एक रईस घर की बहू बनकर खुश थी। सही तो कहती थी, क्या तीर मार लिया मैंने पढ़कर। मन में गुस्सा भरने लगा था। मैंने फट से उठकर वो खिड़की बंद कर दी, कमरे की भी और मन की भी। दोनों खुलते ही तकलीफ देने लगती थीं। तकलीफ नकारे जाने की, तकलीफ मुझे ठुकराकर किसी और को चुनने की। विकास, सो गए क्या? देखो तो कौन आया है। माँ कमरे में घुसते हुए बोली। मैंने देखा माँ के साथ नैना खड़ी थी। मैंने दो पल ठिठक कर चौंकते हुए पूछा, नैना? अरे माँ, ये तो लड़कियों जैसी दिखने लगी। माँ हंसते हुए बाहर चली गई। मुझे लगा नैना इस बात पर पहले की तरह खुलकर हंसने लगेगी, लेकिन उसने बड़ी गंभीरता से पूछा, आप ठीक है ना? उसके पूछते ही मेरे मन का जहर जुबान तक आने को बेचैन हो गया था। क्यों, जो मेरे साथ तुम्हारी दीदी ने किया उसके बाद मुझे ठीक नहीं होना चाहिए था क्या? मेरी बात सुनते ही नैना एक पल ठहरी, फिर तेजी से बाहर चली गई। ओहो, ये मुझे क्या हो गया था? चंद्रा की बहन होने के अलावा भी मेरा उससे एक रिश्ता था। हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मेरे जाने के बाद भी उसने कई बार ईमेल भेजी थी, और आज मेरे आते ही जब वो मुझसे मिलने आई थी तो मैं उससे इतना कड़वा क्यों बोल गया था? होली कुछ दिनों बाद थी, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह होलीमय हो चुका था। माँ की हर बात उसी सिलसिले में ही होती थी। उनकी परेशानियां भी यहीं तक थीं। पिछली बार तुम्हारे पापा के बैंक से एक आदमी खोया बेचने आया था। कढ़ाई में डालते ही समझ आ गया था नकली है। अब की छगन के यहाँ से लाएंगे, या फिर बताओ, सबके पापड़ सूख भी गए, हमारे यहाँ शुरू ही नहीं हुए। मैं झुंझला गया था। उनको शांत करते हुए कहा, टेंशन क्यों ले रही हो माँ? अरे ना बने पापड़ गुजिया, बाहर से ले आएंगे ना। मैंने अपनी समझ से बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन वो थी बहुत वाहियात बात। ये मुझे पूरे दिन सुनाया गया था और शाम को मैं छगन की दुकान खोया लाने भेज दिया गया। आते जाते मैंने नैना के घर की ओर देखा। वो दिख जाए तो मैं माफ़ी मांग लूं, बेवजह उस पर चिल्ला दिया था। वो नहीं दिखी। मेरे मन पर वजन बढ़ता जा रहा था। सोचा माँ के पास फ़ोन नंबर होगा, बात कर लूँगा। घर में घुसा तो माँ ने पूरे आंगन में सामान फैलाकर गुजिया बनाने की तैयारी कर रखी थी। नैना की मम्मी भी बैठी थी। मैं कुछ पूछता, तब तक कोने में बैठी नैना पर नजर गई। मैदे की छोटी छोटी लोई बनाते हुए वो अपने आप में खोई थी। मैं जाकर उसके पास बैठ गया। सॉरी। उसने एक नज़र मेरी ओर देखकर फिर मैदे की थाली पे नज़र गड़ा दी। मैंने फिर से कहा, सॉरी यार, गुस्से में था। मतलब किसी और का गुस्सा था, तुम पे निकल गया। नैना ने बिना कुछ बोले मेरी ओर थाली बढ़ा दी थी। मैं फटाफट हाथ धोकर आया और उसकी मदद करने लगा। क्या करी हो आजकल? मैंने बात शुरू की। एमएससी बॉटनी। उसका जवाब आया। तुम एमएससी में कैसे आ गई? बीएससी पास कर लिया? मैंने उसका मूड चेक किया। वो घूर कर बोली, नहीं, ऐसे ही कूद के आ गई। मैं हंसने लगा। कुछ रिश्ते अभी भी नहीं बदले। नैना को मैं तब से जानता था जब से ये दोनों बहनें छत पर इक्कल दुक्कल खेलती थीं।
हम तीनों का बचपन साथ ही बीता। हम साथ बड़े हुए, साथ ही लड़े, साथ ही मान मनव्वल हुई। परिवारों में बहुत अच्छे संबंध थे, अभी तक थे। जिस बवंडर से होकर हम तीनों निकले थे, उसकी भनक हमारे घर वालों को कभी लग ही नहीं पाई थी। चंद्रा और मेरे बारे में बस नैना ही जानती थी। कब क्या शुरू हुआ और कहाँ आकर खत्म हुआ, सब कुछ बस वही राजदार थी। नैना ने बहुत पहले अपना भी एक राज मुझको बताया था। उसकी क्लास में कोई लड़का था जिसके लिए वो छुप छुप कर कविताएं लिखा करती थी। ये बात सिर्फ मुझे पता थी। चंद्रा को न बताने के दो कारण थे। एक तो साहित्य, कविता, कहानी के नाम से वो मुंह बिचकाने लगती थी। दूसरी बात, नैना मुझसे हर बात साझा कर लिया करती थी। मैंने इधर उधर की बातें करते हुए, फुसफुसाते हुए पूछा, वो लड़का अभी भी उसके लिए कविता लिखती हो कि नहीं? नैना बुरी तरह हड़बड़ा गई। आपको याद है वो सब? कुछ भी भूलना इतना आसान नहीं होता है। मैं कुछ कहते कहते रुक गया था। बताओ ना प्लीज, कुछ आगे बात बढ़ी। नैना ने एक नज़र उठाकर सामने बैठी अपनी मम्मी और मेरी माँ को देखा। वो दोनों गुजिया बनाने में तल्लीन थीं। वो एक लंबी सांस लेकर कुछ सोचती रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं कहूँ कि वो सारी कविताएं मैं आपके लिए लिखती थी तो? मैं सन्न रह गया था। मैं इंतजार करता रहा कि शायद वो कह दे कि ये मजाक था, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ और डबडबाई आंखें कह रही थीं कि ये मजाक नहीं था। दिल के रिश्ते रेल की पटरियों की तरह होते हैं। कब कौन सी पटरी कहाँ मुड़ जाए पता नहीं। बस दिल बैठा रहता है चुपचाप रेल के अंदर, मंजिल की बाट जो होता। ये कौन सा नया मोड़ था जो मुझे नैना दिखा गई थी? वो मोड़ जो मुझे बुरी तरह चौंका गया था। मैंने अपनी पुरानी फाइल्स खंगाल कर कुछ कागज निकाले। बहुत कुछ था उस खजाने में। कॉलेज की पुरानी तस्वीरें, दोस्तों की पुरानी चिट्ठियां और नैना की लिखी हुई कविताओं वाले कागज भी। किसी और पते पर जाने वाली चिट्ठियों पर कौन नजर टिकाता है? बस एक नजर देखकर आगे बढ़ा देता है। उसी तरह उन कविताओं को मैंने एक पाठक की तरह पढ़ा था और किसी में मात्रा की गलती बताई थी, किसी में बताया था कि यहाँ आकाश की जगह आसमान लिख दो। आज जैसे जैसे मैं उनको फिर से पढ़ता जा रहा था, मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उस बेचैनी ने अतीत में जाकर वो पल टटोलने शुरू कर दिए थे जो मैंने देखकर भी अनदेखे किए थे। एक दिन जब मैं चंद्रा के यहाँ बैठा अंकल का फोन ठीक कर रहा था, ये लो दही बड़े, तुमको बहुत पसंद है ना? नैना बता रही थी। चंद्रा ने कटोरी मेरी ओर बढ़ाई और मैं खुश हो गया था। तुमने बनाया है? अरे नहीं, उसी ने बनाया है। चंद्रा ने लाल चटनी मेरी ओर बढ़ाई कि तभी नैना ने टोक दिया था, हरी वाली चटनी डाल दो दीदी, इमलीन को पसंद नहीं है। उस दिन मैं चौंक गया था। मेरी हर पसंद नापसंद का ध्यान था उसे। मेरी तबीयत खराब होने पर दिन में 2 बार मेरा हाल पूछने आती थी और मैं उतावला होकर पूछ बैठता था, चंद्रा क्यों नहीं आई? मुझे लग रहा है मैं एक बड़े से कमरे में बीचों बीच अकेले खड़ा था। मेरे दाएं बाएं चारों तरफ बड़े बड़े स्क्रीन लगे थे और उनमें बचपन से अब तक की एक एक बात फिल्म की तरह चलती जा रही थी। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। मैं कुछ सोचकर उठा और अगले 10 मिनट में नैना के कमरे में उसके सामने बैठा था। कुछ बात करनी थी मुझे। मैंने हिचकते हुए कहा, दीदी के बारे में? वो तमक कर बोली। मैंने तुरंत कहा, नहीं, तुम्हारे बारे में। देखो नैना, मैं सच बताऊं तो तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, बहुत अच्छी दोस्त। इससे ज्यादा मैंने कभी कुछ। मैं बोलते हुए अटक रहा था। नैना की आंखों में आंसू झिलमिला आए थे। मैंने रुककर फिर बोलना शुरू किया, और ये जो हमारी दोस्ती है ना, ये बहुत खास है। इससे ज्यादा मुझसे कुछ मत मांगो प्लीज। जिंदगी पहले ही मुझसे बहुत कुछ छीन चुकी है। अपने को रोकते हुए भी मैं फिर से वही बातें करने लगा था। नैना मुझे एकटक देखती रही, फिर गालों पर ढुल के आंसू पोंछते हुए एकदम से बोली, आपको जिंदगी ने वो दिया ही कब था जिसको छीनने की बात आप करते हैं? आप दोस्ती से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते तो ये उम्मीद दीदी से क्यों लगाई थी? उसने कभी कहा आपसे कि वो आपसे प्यार करती है? इन 3 सवालों के तीर सीधे आकर मेरे दिल पर लगे थे। मैं हड़बड़ा गया था। कहा था नहीं कहा था का क्या मतलब भाई? हर बात कही नहीं जाती। तुम ये सब कह के अपनी दीदी के धोखे पे पर्दा नहीं डाल सकती। मैं तैश में आकर चीखने लगा था। मेरा दिमाग घूम रहा था।
नैना मेरी आंखों में झांक कर बोली, आपने और मैंने दोनों ने कई सालों तक एक झूठा सपना जिया है। अब आप अपने सपने से निकलिए और मैं भी कोशिश करूंगी। जिंदगी ने मुझे किस तरह के तिराहे पर लाकर पटक दिया था। एक सड़क चंद्रा की ओर जाती थी जहां मैं बढ़ना चाहता था, लेकिन उसने रास्ता रोक दिया था। दूसरी गली नैना की तरफ जा रही थी जहां वो मुझे बुला रही थी, लेकिन मेरे पांव उधर बढ़ नहीं रहे थे। तीसरी गली में कोई नहीं था। दाएं बाएं अकेलेपन की नुकीली झाड़ियां थीं जिनको देखकर ही मुझे डर लग रहा था। नैना की कही बात मेरे मन में लगातार चल रही थी। दीदी ने कब आपसे कहा था कि वो आपको प्यार करती थी? आप एक सपने में जी रहे थे। मैं एक सपने में जी रहा था? तो वो सब क्या था जो मुझे उसकी आंखों में दिखता था? शायद वहां कुछ था ही नहीं, बस मुझे वो दिखता था जो मैं देखना चाहता था। मुझे याद आ रहा था, चंद्रा की शादी की खबर सुनते ही मैंने उसको फोन किया था, शिकायत की थी, नाराज हुआ था, लेकिन उसको जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। मेरे एहसास को गलत फहमी का नाम दिया था उसने। तब मुझे लगा था वो झूठ बोल रही थी। आज समझ में आ रहा था कि मैं चंद्रा का हाथ पकड़कर एक ऐसी सीढ़ी चढ़ रहा था जो जमीन पर टिकी ही नहीं थी। किसी भी बात में मन नहीं लग रहा था। जी में आया शाम की फ्लाइट पकड़कर मुंबई निकल जाऊं। फिर मां के बारे में सोचकर सर झटक दिया। अपनी उलझनों से सबका त्योहार खराब नहीं किया जा सकता। मन की आवाज से बचने के लिए मैं बाजार की ओर चल पड़ा। सारी दुकानें सज चुकी थीं। पिचकारियों की दुकानों पर बच्चे मचले हुए थे और अबीर गुलाल की दुकानों पर लोग मोल भाव करने में लगे हुए थे। मैं काका की दुकान पे जाकर चबूतरे पर बैठ गया। वो कोई साड़ी रंगने की तैयारी में थे। साथ ही किसी ग्राहक का झगड़ा भी निपटाते जा रहे थे। मैंने उसके जाने के बाद पूछा, क्या हुआ काका, किस बात पे इतना चिल्ला रही थी हैं? काका भगोने में रंग घोलते हुए बोले, अरे कुछ नहीं, एक दुपट्टा दे गई थी, गलती से दूसरा रंग चढ़ गया, वही ठीक करना पड़ेगा। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, गलती से ही सही, पर जब एक रंग चढ़ गया तो दूसरा थोड़े चढ़ेगा। काका हंसते हुए बोले, काहे नहीं चढ़ेगा बेटा, दुपट्टा बर्बाद थोड़े कर देंगे, ब्लीच करके पुराना रंग उतार देंगे और नए रंग से रंग देंगे। काका चाय पीते हुए रंग तैयार करने में मशगूल हो गए थे, लेकिन मैं उनकी बात पर अटक कर रह गया था। एक नजर उठाकर शर्मा सदन की ओर देखा। कुछ अजीब सा मन में हुआ और मैं वहां से उठकर सीधे घर चला आया। 2-3 दिनों से मेरी बात नहीं हुई थी नैना से, न ही वो मां से मिलने घर आई थी। एक बेचैनी मेरे मन पर हावी थी। ये नैना कहाँ गायब है 2-3 दिनों से? मैंने मां से पूछा। गायब क्या है, बुखार में पड़ी है बेचारी। बताओ, कल होली है, रंग भी नहीं खेल पाएगी। मेरा मन एक अपराध बोध से भर गया। हमारी लड़ाई के बाद ही क्या बुखार आ गया था उसको? रात को अजीब सी उलझन रही। सपने आते रहे, रंग पुते चेहरे दिखते रहे। एक लड़की मेरे आगे दौड़ रही थी और मैं हाथ में रंग लिए चंद्रा चंद्रा चिल्लाते हुए उसके पीछे भाग रहा था। अचानक वो लड़की पलटी, मैंने गुलाल उसके चेहरे पर मल दिया। वो हंसने लगी। मैंने ध्यान से देखा, वो नैना थी। मैं हड़बड़ा कर जाग गया, अपने हाथों को देखा, उनमें गुलाल नहीं था। ये मुझे क्या हो रहा था? क्या एक ही दिल 2 बार प्यार कर सकता है? होली के दिन सुबह से ही गली में हलचल शुरू हो गई थी। मैंने माँ पापा के पांव छूकर गुलाल लगाया। माँ ने माथा चूमते हुए खुश रहो कहा और उसी खुशी का पता ढूंढने मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। मैं अपने सवालों के जवाब खुद से मांग रहा था। बिना उनके मैं आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकता था। आंखें बंद की तो फिर से सामने 2 रास्ते दिखाई दिए, एक मेरे अकेलेपन का और दूसरा नैना की तरफ जाता हुआ। क्या ये सच था? तीसरा रास्ता जहां मुझे चंद्रा दिखती थी, वो अपने आप मिट गया था, या वो रास्ता कभी था ही नहीं, ये सच मैं स्वीकार कर चुका था। मैंने उठकर अपने कमरे की खिड़की खोल दी और मन की भी। नीचे गली में झांक कर देखा, कुछ लड़के ढोल बजाते हुए, रंग पुते हुए नाच रहे थे, झूम रहे थे। मुझे पुराने दिन याद आने लगे। मैं, नैना और चंद्रा कितना झूमते थे इसी तरह। कितने अच्छे दिन थे वो।
आज चंद्रा को याद करते हुए मेरे मन में दर्द नहीं उठ रहा था। मेरे मन में उसके लिए कोई शिकायत भी नहीं थी। मेरे दिल की रेत पर लिखा चंद्रा का नाम तो कभी का मिट चुका था। बस एक गुस्सा था, नाराजगी थी जो मुझे उन यादों से जोड़ कर रखती थी। आज वो नाराजगी भी नहीं थी, सच ही तो कह रही थी नैना। वो मेरा बुना हुआ एक सपना था जिसमें मैं जी रहा था, उसको तो टूटना ही था। क्या बता रहे थे उस दिन काका? दूसरा रंग चढ़ाना हो तो पहला हटाना होता है ना? वो तो मैं हटा चुका था, और अब जो रंग मुझे अपने साथ गुलाबी करने लगा था उससे दूर रहना मुश्किल था। मैंने कुर्ते की जेब में गुलाल लिया और सीधा नैना के पास पहुंच गया। हैप्पी होली! अंकल आंटी के पैर छूकर मैं सीधा नैना के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा आधा बंद था। मैंने झांक कर देखा तो वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अंदर आ जाऊं? मैंने खटखटाते हुए पूछा। वो उठने लगी। लेटी रहो, लेटी रहो। रंग से बचने के लिए बीमार हो गई? मैंने उसको छेड़ा। कुमलाए हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। डॉक्टर को दिखाया? वायरल फीवर है? मैंने पूछते हुए उसके माथे पर हाथ धरा। उसने मेरा हाथ थाम लिया। कांपती हुई आवाज निकली, दीदी की तरफ से आपका मन साफ हो गया? मैंने उस भोले चेहरे पर आंखें टिका दी। बुखार में तपती हुई ये लड़की अभी भी अपनी दीदी को लेकर ही परेशान थी। उसकी गर्म हथेली को सहलाते हुए मैंने जवाब दिया, तुम सही थी नैना, सब मेरा ही फतूर था। मैं एक सपने में जी रहा था, अब बाहर निकल आया हूं। ये सुनते ही उसने इत्मीनान से आंखें मूंद ली, जैसे दिल पर से कोई बोझ हट गया हो। मैंने अपनी बात पूरी की, लेकिन तुम अपने सपने से बाहर नहीं निकलना, जीती रहो उसमें। बस उस सपने में थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो प्लीज। उसने चौंक कर आंखें खोली। मैंने उसका हाथ थामे हुए फिर पूछा, मुझे तुम्हारे सपनों में जगह मिलेगी ना? उसने बिना जवाब दिए आंखें फिर से मूंद ली। मुझे जवाब मिल चुका था। मैंने आगे बढ़कर वो गर्म माथा चूम लिया था। नैना के गालों पर एक रंग फैल गया। ये वही रंग था, मेरा वाला रंग। नैना का बाकी चेहरा तो कोरा ही रखा था। मैंने कुर्ते से पैकेट निकाला और एक चुटकी गुलाल लेकर उसके गालों पर मल दिया। होली मुबारक हो नैना। बस इतनी सी थी ये कहानी।